भीष्म पितामह से छोड़ा हुआ बाण आपको कैसे दिखा? अगर आप अर्जुन हो, मान लो, तो आपने भीष्म पितामह की तरफ एक बाण छोड़ा, एरो छोड़ा, तो आपको क्या दिखेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुफ्त में थोड़े ना जनरेट हो। तो कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स में, जहां हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी चर्चा करेंगे कि कब एक इलेक्ट्रिक चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकती है और कब फोर्स नहीं लगा सकती, कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, किस डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बस यही जानने का है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज़ नथिंग बट एन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कुछ इफेक्ट ही है। तो ये जो चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारे 12th के एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, दिस चैप्टर रिक्वायर्ड सम स्किल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई होप कि आप सभी ने चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें से आधी चीज़ें तो आपको आ ही जाएंगी। सो डोंट यू वरी इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड द चैप्टर नंबर 8 completely and don't you worry if you didn't। आई होप कि आपने सब अच्छे तरीके से तैयारियाँ की होगी। फिर भी मैं आप सबको थोड़ी बहुत स्किल हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से हमको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो यहाँ पे देखते हैं। चलो भाई, ये क्या है? दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये डायरेक्शन हम जनरली लेते हैं एक्स डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज टेकन एज वाई डायरेक्शन जनरली एंड दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो टेकन एज द जेड डायरेक्शन। बेसिकली दिस इज नॉट प्लेस्ड एज लाइक दिस। Suppose this is the plus y direction, this is x direction and this is the z direction. Okay, are you getting my point? All three axes are mutually perpendicular to each other, लेकिन हमको यहाँ पे perpendicular नहीं दिख रहे। आप बोलोगे कि सर दिख रहे, लेकिन बच्चों हमने तो ये आके क्या किया है, अरेंजमेंट की है। ओरिजिनली इट इज लाइक दैट, बट हमको अच्छे से पहचानने के लिए हमने थोड़ा बहुत टर्न कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। So, do you know the who is the unit vector? जिसके पास टोपी होती है बहुत अच्छी वाली। यूनिट वेक्टर में उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन योर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन द एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज, सपोज ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, इन दिस डायरेक्शन द यूनिट वेक्टर इज प्लस आई कैरेट। यहाँ पे लिख दो मेरे को, यहाँ पे दिस इज प्लस आई कैरेट। क्यों? क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। एंड ऑपोजिट टू दिस इज द माइनस आई कैरेट। हे यस, अगर कोई भी वेक्टर आउटसाइड जाएगा, सपोज अ वेक्टर इज मूविंग इन अप डायरेक्शन, देन इट्स यूनिट वेक्टर विल बी प्लस j. सपोज इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इट विल बी, सपोज दिस इज प्लस j एंड ऑपोजिट विल बी द माइनस j। यहाँ कहीं काट लेवा जेવું છે नहीं। और बच्चों ये तो हमको पता चल गया क्या कि इस डायरेक्शन में प्लस एक से, इस डायरेक्शन में माइनस एक से, इन दिस डायरेक्शन दिस इज प्लस जेड प्लस माइनस जे कैरेट। ओके, अगर जेड की बात है, हो अभी मुश्किल होगी, आपको दिक्कत होगी बहुत अच्छे वाली। ओरिजिनली जेड कैसे होता है? ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसे होता है। तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? आपका तो प्लेन इन द 2 डायमेंशन, सो यू रिक्वायर्ड मस्ट 3rd डायमेंशन टू शो योर जेड कैरेट और मीन्स के कैरेट। इसके लिए हम सॉल्यूशन देते हैं। आप सब ने तो अभी महाभारत और रामायण तो देखी होगी, उसमें तो बहुत बाणबाजी होती है। चलाओ ना नेणों से बाण,
भाई नैनो से नहीं चला रहे, धनुष से चला रहे, और धनुष से चलाने के बाद सपोज आप अर्जुन, और सपोज यू आर अर्जुन और यू आर फेसिंग द बाण ऑफ एरो ऑफ भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह से छोड़ा हुआ बाण आपको कैसे दिखेगा? सपोज यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भीष्म पिता और यहाँ पे आप अर्जुन। ये है अर्जुन की आंख, देखा भीष्म पितामह ने अर्जुन की आंख में निशाना लगाया है ना, अच्छी सी आईब्रो। तो इस अर्जुन को ये एरो कैसा दिखेगा? ऐसा थोड़ी ना दिखेगा, वो तो सामने आ रहा है तो उसका सिर्फ ये एरो वाला पार्ट दिखेगा। तो 2D में हम इस एरो को ड्रॉ करें, सपोज मैं आपके यहाँ पे पेन दिखता हूँ तो पूरा ये पॉइंट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, ऐसे आपको सिर्फ एक गोल सा पॉइंट दिखेगा। तो यहाँ पे अर्जुन को कैसा दिखेगा? ऐसा। लेकिन हमको शो करने के लिए क्या चाहिए? ये पॉइंट करके इसको एक सर्कल में रख दो, छोटे से सर्कल में। तो दिस डायरेक्शन इस बाहर आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। सपोज यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ से यूनिट वेक्टर बाहर आ रहा है, तो हमको आंख में आते हुए दिखेगा ना, ये एरो दिखेगा। तो बाहर आने वाला वेक्टर कौन सा होगा? प्लस जेड मीन्स प्लस के कैरेट। हाँ, पता चला? दिस इज कमिंग। सपोज तो भीष्म पितामह को कैसे दिखेगा? ये है भीष्म पितामह की आंख। हे, तो उसको ये चीज दिखाएगी। हमें ये बोलो थियो भाई, ऐसे होता है, देख जनरली तो ऐसे होता है ना। एक देखो, इसके एक ऐसा पार्ट होगा, वो ऊपर होगा, नीचे होगा, और ये एक बाहर की साइड होगा, एक अंदर की साइड होगा। तो जनरली एरो में पीछे की तरफ कितने लाइंस होती है? 1 2 3 4। तो सपोज भीष्म पितामह हो आप, अगर आप अर्जुन हो, मान लो, तो आपने भीष्म पितामह की तरफ एक बाण छोड़ा, एरो छोड़ा, तो आपको क्या दिखेगा? इसका पिछला पार्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा 2D में। पता चला? तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो बोर्ड की अंदर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है? माइनस जेड डायरेक्शन। क्यों? बाहर प्लस जेड डायरेक्शन होगी, तो अंदर माइनस जेड डायरेक्शन ही होगी ना। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? माइनस के डायरेक्शन। ओके, पता चला? तो प्लस जेड का शो करने का हो तो ये प्लस के कैरेट, और ये दिस विल बी द माइनस के कैरेट। पता चला भाई? इसमें कुछ खास है नहीं। अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो पॉइंट, अगर आपसे एरो दूर जा रहा है तो क्रॉस। ओके, सपोज ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर नंबर ए और वेक्टर नंबर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी मीन्स डॉट प्रोडक्ट इसका कितना होगा? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी कोस थीटा। भाई थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ए क्रॉस बी का वैल्यू हमको फाइंड करने का है। अगर आपको कोई कहेगा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे कि ए बी साइन थीटा। कान पट्टी के नीचे दूंगा एक, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं बट वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उसका आंसर भी कोई वेक्टर ही आना चाहिए तीसरा। तो आप क्यों ऐसे लिख सकते हो? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। पता चला? इसमें कुछ नई बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक नई बात मैं कहता हूँ, नई बात तो नहीं है, शायद से आपको याद होगा। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ना। आप करते हो ए क्रॉस बी और आपको आंसर मिलता है सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर नया मिलेगा ना, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो नया जनरेट हो रहा है ना वेक्टर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको पता चला है? बरोबर। एप्लीकेशन आएगा धीरे धीरे आएगा। चलो, इसका यूज़ इस चैप्टर में तो शायद ही होगा, लेकिन एज अ जनरल स्किल यू शुड नो द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द वेक्टर। यार उल्टा बोल गया। वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो भाई बोलो।
सपोज ये ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, this is the b vector, its magnitude is b, the angle between them is theta, then resultant will be a square plus b square plus 2ab. सर ये तो a प्लस बी का स्क्वायर हुआ। भाई मेरे दोस्त a प्लस बी का स्क्वायर नहीं है, अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। कोस थीटा, ये क्वेश्चन किसका था पूरा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें 2ab के साथ कौन सा आएगा, उनसो कोस थीटा। ये नहीं, बस सिर्फ यही है, दूसरा कुछ नया है नहीं। तो हमें पता चल गया इसमें कुछ है नहीं। 2 मिनट, सॉरी गर्मी बहुत है। अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई जामनगर में, सपोज मुझे पता है कच्छ में बहुत हो गई है, राजकोट में भी हो गई है, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे। सपोज आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा हो तो आपने चैप्टर 1 में सीखा ही होगा कि आई क्रॉस के, सपोज मैं आपको देखता हूँ कि आप अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, यस क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, तो आपको क्या लिखने का है, पॉजिटिव। अगर आप सपोज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको आंसर में क्या लगाने का, आगे नेगेटिव। ये सर आप क्या बोल रहे हो सर जी, रुक मेरे दोस्त बताता हूं मैं तेरे को। सी सपोज यू वांट टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि हम आपके लिए ही तो है। हे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होगा के, तो आप आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज गए ना, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिखने का, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सपोज दूसरा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्लॉकवाइज गए तो लिखने का जेड, इसके सिवाय का जे, क्लॉकवाइज गए तो जे लिखने का, क्लॉकवाइज सॉरी आपने किया क्या, के क्रॉस आई तो लिखने का जे, बराबर, तो क्लॉकवाइज गए तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही आएगा। सपोज लो ना, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ। सपोज दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आएगा तो आई ही, सो यू आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो you should put negative before the result. ओके, दूसरा कोई एग्जांपल सर जी ले लेते हैं यार, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आएगा तो के कैरेट ही, लेकिन जे क्रॉस आई देखो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो यू हैव टू पुट द नेगेटिव बिफोर द आंसर। पता चला सर जी, इसमें क्या पता चलने का, इज तो वेरी इजी पर। ओके, यहाँ पे 3 तिगड़ा, काम बिगड़ा नहीं है, काम अच्छा ही हुआ है। यहाँ पे थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों, एक काम करो, सबसे पहले ये नोट डाउन करो, मैं 5 तक गिनता हूँ, तब तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, नोट डाउन कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये स्पेशल नोट डाउन है, दिस इज द जनरल थिंग द एवरी बच्चा शुड नो। सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इसका एनालिसिस करेंगे। There will be the 3 cases of its motion. Suppose the charge is static, means velocity of charge is 0. Okay, अभी लिखते हैं। Suppose the charge is static. This is electric charge, must there will be some electric field associated with this
charge. अगर Q, if the Q is positive, then electric field will be generated from the charge. If the electric field is negative, sorry, the charge is negative, then the electric field is coming inside towards the negative charge. Okay. सपोज हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और होगा ही, तो इसके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज जनरल स्टेटमेंट. बच्चों ये फिजिक्स में जनरल स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो मैं वही मैं बता रहा हूँ. अभी पता नहीं हो तो कोई बात नहीं, सॉरी 2 मिनट. ओके बच्चों यहाँ पे देखो, सपोज द चार्ज इज नॉट सिटिंग एंड इट इज गोइंग विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके मीन्स इट्स वैल्यू विल बी द कांस्टेंट. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट ही होता है ना. ओके सो इट इज द बेसिकली एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इफ इट्स मूविंग विथ सम सर्टेन वेलोसिटी देन it has the magnetic field also. Yes, it will generate magnetic field also. Okay, suppose a charge is moving with some velocity but it changing, then its acceleration should not be 0. यहाँ पे acceleration 0 होना चाहिए भाई. तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज करने वाला कौन होता है? एक्सेलरेशन ही होता है ना. एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मीन्स रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी घटेगा. मीन्स चेंज करने का है ना हमको, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस, अपना कोई मतलब नहीं है. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही मेरे दोस्त. इट इज मूविंग विथ सम सर्टेन वेलोसिटी देन इट मस्ट हैव सम मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आएगा मेरे दोस्त. क्यों? कोई भी जो भी चार्ज एक्सेलरेट करता है मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो EM वेव जनरेट करेगा. जनरेट्स EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यस, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना वो. आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने चैप्टर पढ़ लिया, इस चैप्टर में कैसे आएगा? इस चैप्टर में भी भाई, इस चैप्टर में नहीं आएगा. इस चैप्टर में सारी केसेस इसके रिलेटेड होगी. जिसमें वेलोसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, Z में थोड़ी बहुत चेंज होती होगी, लेकिन हमको उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेग्लेक्ट करते हैं. नेग्लेक्ट तो नहीं करते लेकिन कैलकुलेट नहीं करते. ओके, तो मैं आपको ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हे देख मेरे दोस्त बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 12 में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक, ये क्या है, तीर आया क्या? कोई बात नहीं, रहने दो उसको वहां पे. यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अराउंड अगल बगल घूमता है कि नहीं घूमता? तू मेरे अगल बगल, हाँ मैं तेरे अगल बगल हूँ. इलेक्ट्रॉन इसको कहता है, किसको? न्यूक्लियस को. तो इट इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स इट हैज सम एक्सेलरेशन. जगत में जहाँ जहाँ भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे एक फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. चलो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? mv² डिवाइड बाई r, और या फिर r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक ही है. सो चार्ज इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड तो होगी इलेक्ट्रॉन को. ये चार्ज है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी. ओके कोई बात नहीं. तो इट हैज सम एक्सेलरेशन, सो इट मस्ट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव है. वेव इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एनी मीडियम और विदाउट एनी मीडियम. ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुफ्त में थोड़े ना जनरेट होगा, तो इसको कुछ एनर्जी तो चाहिए ना. क्यों?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी डायमेंशन में घूम रहा हो तो इसकी कुछ एनर्जी होती है ना, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, और या फिर b²/2 म्यू नॉट, आपने पढ़ा ही होगा बराबर। ये मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो ये इसमें से एनर्जी जनरेट होके बाहर निकलती है, तो इसकी टोटल एनर्जी होगी उसमें से थोड़ी कम होगी, क्यों? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के बाहर चला जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, धीरे धीरे क्या होगा, हा 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 धड़ाक करता विस्फोट होगा। और ये टाइम शायद से आपको दिया होगा <10⁻⁻⁹ सेकंड होगा, विद इन 1 नैनो सेकंड, और या फिर उसके अगल बगल कुछ आपको टाइम दे रखा है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से मिल जाएगा और भड़ाक होगा, भड़ाक। तो ऐसा नहीं होता, वो बोहर ने बहुत अच्छे से समझा दिया क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके। ओके, कोई बात नहीं, तो आपको पता चला कि इस थियरी का यूज़ इस चैप्टर में हो चुका है। तो भाई ये जनरल बात थी, अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं। मैंने आपको कहा था यू शुड रिक्वायर सम स्किल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपने मैंने हमको थोड़ी बहुत स्किल सिखवा दी, तो हम क्या करेंगे, अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम रफ करने दो और मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, और एक्सप्लेन द लोरेंज फोर्स, डिफाइन द लोरेंज फोर्स। भाई ये कुछ नहीं है, टी साइलेंट है इसमें, हमको क्या बोलने का, लोरेंज, बराबर ठीक से बोलने का है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज हम यहाँ पे एक कहानी करेंगे, ये कहानी बानी कुछ लिखने का नहीं है, आपको मैं एक क्वेश्चन में दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ। सपोज अ पॉजिटिव क्यू चार्ज इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैसे क्या है, b, with certain velocity. So it is entering with some velocity in the magnetic field. The magnetic field is denoted by the vector b. Okay, ये positive है. So the magnetic force, the magnetic force acting on this पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज लिखो ना, चार्ज इज गिवन बाय, सॉरी आप बोल रहे थे तो इतना लिखने की क्या जरूरत थी, लिखना पड़ता है यार। आप कई बच्चे ऐसे होता है कि मैं कुछ बोल देता हूँ वो तो सुनते नहीं है, बोर्ड पे जो लिखा होता है वही याद रखते, बाद में बोलते हैं कि सर इसमें सर ने तो ऐसा करवाया ही नहीं है। तो बच्चों जो सर जी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा, क्या करे यार। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन एज क्यू वी क्रॉस बी, यस, वेयर v is the velocity vector and b is the magnetic field and q is the value of electric charge. Sorry. Okay. So लिखते हैं इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये तो वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड FM बजाते रहो तो બગાડી દે, એમાં કંઈ ખોટું છે નહીં। ચાલો ભાઈ ચાલો, वेक्टर नहीं लिखने का, क्या भी तू बावला। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितनी होगी, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू तो है ही ऑलरेडी, तो वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी बी साइन थीटा। उड़ी बाबा, ये थीटा क्या है, थीटा कुछ नहीं है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ FM। तो किस डायरेक्शन में FM रेडियो बजेगा देखते हैं। ओके, FM इन द, यहाँ पे लिखने दो, इफ FM in direction of
इसकी डायरेक्शन होगा किसकी, v क्रॉस b की, बड़ा लिखने दो भाई, v क्रॉस b। सपोज यहाँ पे इफ चार्ज इज नेगेटिव then fm in direction of fm in opposite opposite direction of v क्रॉस b, ये प्लस v क्रॉस b की डायरेक्शन में हो गया होगा, तो ये माइनस v क्रॉस b, माइनस क्या शो करता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बजा दो एफएम, अभी बाकी है भाई मेरे दोस्त, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। देख मैंने क्या कहा था कि रफ वर्क में करता हूँ। सपोज ए क्रॉस बी आप लिखो तो सी वेक्टर आएगा, तो सी वेक्टर है जो जमा हुआ है, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, तो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। ये जनरल पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एफएम जो जनरेट हुआ है वो एफएम विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड एफएम विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। एफएम बजेगा नहीं बजेगा, बजेगा कि नहीं बजेगा आपको कैसे पता चलेगा। सपोज when fm is equals to 0, कभी कभी 0 हो सकता है, देखते हैं। we are going to take 3 parameters, तो ये इस इक्वेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। so the magnitude of magnetic force is given as qvb sin theta। q लेंगे, v लेंगे और थीटा लेंगे। सर जी क्यों b नहीं लेंगे भाई, ये पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दोगे। एक्सप्लेनेशन पूरा किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़े ना आप जीरो रख सकते हो, क्योंकि कहानी तो वहीं से स्टार्ट होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज q, वेलोसिटी वेक्टर v और एंगल थीटा। साइन थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा हो गए तो साइन थीटा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो फोर्स कब जीरो हो गया, तीनों में से एक भी जीरो हो गया तो सारा फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। सपोज q इज जीरो, मीन्स उसका मतलब क्या होता है वो तो बताओ सर जी। चार्जलेस। सपोज अ पार्टिकल विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कुछ भी वेलोसिटी से वेक्टर से कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर थोड़े ना फोर्स लगेगा। सपोज यहाँ पे मैं एक बार मैग्नेट रखता हूँ, देखो ये एन है, ये एस है, मैंने स्टोन उठाया और स्टोन को उठा के मैंने यहाँ से फेंका, तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ये बार मैग्नेट है, तो इसके ऊपर थोड़ी ना फोर्स लगेगा, वो तो वैसे ही जाएगा ना। तो फोर्स लगने के लिए प्राइमरी चीज़ चाहिए वो है इलेक्ट्रिक चार्ज होना ही चाहिए। अगर पार्टिकल चार्जलेस होगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा मेरे दोस्त। हो वेलोसिटी जीरो, उसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं। वेलोसिटी जीरो मीन्स इट इज ऑन रेस्ट। अगर यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक बार रखा, यहाँ पे सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को रख रखा है या फिर कोई भी प्लस चार्ज को रख रखा है, अगर यहाँ पे रख रखा है कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा नहीं। सो फोर्स लगने के लिए प्राइमरी चीज़ तो चाहिए, ये वो चार्ज तो होना ही चाहिए। ये चार्ज खड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए तभी फोर्स लगेगा। ओके ओके, एंगल एंड व्हाट इज एंगल? एंगल इज द बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो साइन थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा। सीधी बात, नो बकवास। तो जीरो का मीनिंग क्या होता है? तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज जीरो। देखो ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज जीरो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस किस्से में क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? V और B पैरेलल होंगे तब मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? जीरो।
तो फोर्स लगवाना हो तो कुछ एंगल तो मेरे दोस्त बनना ही चाहिए। आप इसके पैरेलल और या फिर एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पार्टिकल को फेंक नहीं सकते, तो आपको कुछ एंगल बना के ही पार्टिकल को फेंकना होगा, तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, ये समझ में आ गया मेरे दोस्त? यस सर जी, यस। तो इसका पर्पस क्या था मेन? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0 लिखो, और मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? ये 0 नहीं होगा तब, ये 0 नहीं होगा तो, और ये कंडीशन नहीं होगी। इसको ये समझने के लिए हमने मैग्नेटिक फोर्स 0 लिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, यहां पे देखिए, अब भाई एक चीज तो बाकी रह गई, लोरेंज फोर्स लेते हैं। सपोज अ पार्टिकल, सपोज अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू और या फिर एनी क्यू इज एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज, चलो ऐसा लिखते हैं, इट इज एंटरिंग इन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। एक ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ओ, तभी तो तिकड़म होगा भाई, विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v वेक्टर, देन द टोटल फोर्स ऑन गिवन बाय, पहले टोटल फोर्स नहीं, क्या करने का भाई मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ही जिधर, अपन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग से लिखो, पहले लिखो तो सही, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू ई होगा। यस सर जी। और मैग्नेटिक फील्ड भाई एफ एम कितना बचेगा? क्यू वी क्रॉस बी। सर ये जी कहाँ से आए भाई? अभी तो पढ़े, तो गजनी थोड़े ना हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? दोनों का वेक्टर सम कर लीजिए। तो टोटल फोर्स एफ इज एफ इलेक्ट्रिकल प्लस एफ मैग्नेटिक। ओके, यस सर जी। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो लिख दीजिए क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी बाय क्यू वी क्रॉस बी। क्यू कॉमन ले लो भाई, क्यों ले ले, क्यों लेना है भाई, क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं तो ई वेक्टर प्लस क्यू तो निकाल दिया ना भाई, क्या यार भावला तू भी, वी क्रॉस बी। तो दिस इज नथिंग बट रमत केली कहेवाय। तो दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। लियो, तो यहाँ से किसकी कहानी शुरू होगी? लोरेंज फोर्स की कहानी शुरू होगी। तो उस कहानी का अंत यहाँ पे होगा, वो बहुत स्वीट होगा। यहाँ पे पार्टीशन लगा दूँ बर्लिन की दीवार, ताकि मित्र देश और दुश्मन देश अलग हो सके अलग नहीं है भाई, सेम टू सेम ही है, एक ही क्वेश्चन है। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। नोट डाउन कर लिया, रफ नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का है। तो देखो बच्चों, आपको मेरे साथ क्या करने का है, कॉपी निकालने की, कॉपी मीन्स कोई भी बुक निकालने की, उसमें ये सारी चीज़ नोट करते जाने की। ये चीज़ कहाँ पे काम आएगी? एमसीक्यूज़ में बहुत ही काम आएगी। और मैं आपको जो मटेरियल दूंगा, मटेरियल उसमें से आपको फेयर बुक के लिए लिखने का है। फेयर बुक मीन्स क्या है? गुजरात बोर्ड में तो हम 50-50 का रेशियो, 50 एमसीक्यू है, 50 थियरी है। तो थियरी तो थोड़ी बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी ना, तो वो अलग से बुक आप तो फेयर बुक बनवाते हो। तो ये कुछ नहीं करने का, लेक्चर देखते देखते ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेने की। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ चीज़ें बोली है और इम्पोर्टेंट साथ में बोली है, तो मैं जो चीज़ बोल भी रहा हूँ वो भी आपको नोट डाउन कर लेने की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक सबको मेरा नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।